नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम लोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला शुरू की थी, जिनमें हमने लगभग 3 वीडियोज में काफ़ी कुछ एक बेसिक काफ़ी हमने क्लियर कर लिया। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे मनी सप्लाई। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है। मनी तो हर काम में ही यूज होता है। देखते हैं कोई भी काम आप सामान लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मनी सप्लाई की तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मुद्रा संबंध लेते थे कि मुद्रा क्या होती है। पहले क्या होता था, अगर आप 200-300 साल पहले चले जाएं तो पहले बार्टर सिस्टम होता था, या आप बहुत प्राचीन इतिहास में जाएं या मध्यकालीन में, तो बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि वस्तु विनिमय, मतलब मान लीजिए मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए मुझे आटे की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं क्या करता था, सामने वाले को जिसके पास आटा है उससे कुछ जो मेरे पास है, मान लीजिए मेरे पास है चावल, तो मैं उसको चावल दे देता था, उससे आटा ले लेता था। तो इसे बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। तब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तब की बातें हैं ज़्यादा। आज भी कई जगह आप गांव में देखिए तो बार्टर सिस्टम है। आप जाइए कुछ चीज़ को गांव में आज भी कहीं कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि मुझे जिस वस्तु की ज़रूरत है और किसी और को वस्तु को उसी मेरे पास जो वस्तु है वो किसी की ज़रूरत है, तो हम एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते थे। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें बहुत सारा लूप होल्स था, बहुत दिक्कतें थी, जैसा कि इसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी कि मतलब दोहरे संयोग की अवस्था की, मतलब सबसे पहले आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी, लैक ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। मतलब बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई वही दो व्यक्ति मिलने चाहिए जिनको ज़रूरत हो। कि जैसे मान लो आपको आटे की ज़रूरत हो, तो आप आटे वाले के पास और उसी आटे वाले के पास जाइए जिसको चावल की ज़रूरत है। तो अब क्या होगा, इतना आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे। उसके बाद मूल्य के सामान्य माप का भाव। अब मान लीजिए कि किसी चीज़ का दाम ज़्यादा है, अब आटा मान लीजिए 50 रुपये में है, चावल 60 रुपये में है, तो आप इंटरचेंज कैसे करेंगे, कितनी दिक्कत है। उसके बाद कुछ वस्तुओं की अविभाज्य इनविजिबिलिटी ऑफ द सर्टेन गुण, जैसे कि अब मान लीजिए अब एक आदमी है, उसके बाद कोई चीज़ें मान लीजिए गाय है, अब वो बकरी है दूसरे के पास, अब उसे कैसे इंटरचेंज करे, क्योंकि एक बकरी की कीमत जो है वो गाय के आधे से भी कम है। इस तरीके से बहुत दिक्कतें आती थी बार्टर सिस्टम में, लेकिन काफ़ी समय तक, जब तक अर्थ मुद्रा का चालन तेजी से नहीं हुआ था, तो ये सिस्टम अपनाया जाता था। उसके बाद धन संचय में कठिनाई। भाई आप सामान को कब तक संचित कर सकेंगे, तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बार्टर सिस्टम की चैलेंजेस क्या थे। तो आप ये चीज़ें थोड़ा सा जानते रहेंगे तो आप उसको क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम अब, क्योंकि बार्टर सिस्टम में इतनी सारी दिक्कतें हैं, इसकी वजह से हमें मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई करने की जरूरत पड़ी। मुद्रा की आपूर्ति की व्यवस्था। मुद्रा क्या होती है, एक तरीके से सारे एक ऐसा माध्यम है जिससे कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को व्यक्त किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ की कीमत को आप मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड मानक हो गया कि मान लीजिए कि गाय है, तो गाय आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए की है, बकरी है तो मान लीजिए 10,000 रुपए की है, तो एक गाय की कीमत क्या हो जाएगी, 10 बकरियों के बराबर हो जाएगी। तो मुद्रा को एक स्टैंडर्ड मानक मान लिया गया, जिससे कि सारी दिक्कतें, जिससे कि एक तरह समाधान हो गया हमें किस तरीके से एक दूसरे से विनिमय करना है। तो मुद्रा विनिमय सबसे सटीक और सबसे सरल माध्यम है। वस्तु विनिमय भी ठीक था, ऐसा नहीं था खराब ही था, लेकिन उसके लिए कितनी सारे चैलेंजेस थे जो मैंने आपको बताया। तो मुद्रा विनिमय में ये सारे चैलेंजेस नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से मुद्रा सप्लाई तो हर जगह देखते हैं, मुद्रा सप्लाई तो डिजिटल मुद्रा, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मुद्रा सप्लाई कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। अगर हम मुद्रा के विकास की बात करें तो ये हमको बहुत कमोडिटी मुद्रा होती है कि मतलब जैसा कमोडिटी मुद्रा का मतलब हमने क्या किया कि वस्तुओं को ही मुद्रा के रूप में, जैसा नमक चावल गेहूँ आदि का इस्तेमाल करते थे। फिर बाद में कमोडिटी मुद्रा की जगह धातु मुद्रा आई। मेनली यहाँ जो मुद्रा की बात आप समझिए, धातु मुद्रा को लेकर के ही है। धातु मुद्रा जैसे सिक्के हो गए, सिक्के हो गए, इनको धातु मुद्रा कहते हैं। उसके बाद कागजी मुद्रा, जैसा नोट हो गई, कागजी मुद्रा हो गई। तो बैंक डिपॉजिट का मतलब होता है कि जो हमने जमा कर रखा है, वो मतलब जिसे हम बैंक में नकदी के रूप में रखते हैं, वो हमारा बैंक डिपॉजिट हो जाता है। प्लास्टिक मनी जैसा क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, तभी आप और आगे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। उसके बाद डिजिटल मुद्रा हो गया, जैसा आप UPI के द्वारा पेमेंट सब कोई करता ही है। इस तरीके से मुद्रा का एक बेसिक नॉलेज आपको हो गया। मेन जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है, मुद्रा के प्रकार क्या, मुद्रा के फंक्शन अब
मनी क्या है। तो सबसे पहले ये कई बार पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, तो सल मिनिमम ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विनिमय का अच्छा माध्यम है। मैंने आपको शुरू में बताया कि कितना बार्टर सिस्टम में वस्तु विनिमय में कितनी ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो अगर आप मुद्रा के एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, ये आसानी से आप अपनी ज़रूरत की वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद खाते की इकाई, मुद्रा एक मानक और व्यापक समान मूल्य वर्ग के रूप में कार्य करती है। मुद्रा का उपयोग कि जिस वस्तु के उसके दाम, उसकी कीमत के अनुरूप हम मुद्रा की इकाई को एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं। उसका मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू, की अगर आपके पास इतनी मुद्रा है इसका मतलब आप इतनी वैल्यू स्टोर, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है तो मुद्रा से आप समझ सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्रेडिट कितनी, 1 लाख रुपए। विलंबित भुगतान के लिए मानक, कि मतलब कोई ये खराब तो हो नहीं जाती, क्या 1 लाख रुपए खाते में पड़े तो 10 साल बाद वो खराब हो जाएंगे, वो क्षय तो होता नहीं है। तो इस तरीके से ये विलंबित भुगतान के लिए एक अच्छा मानक है कि आप बाद में भी इसका भुगतान आसानी से कर सकते हैं। तो मुद्रा के फंक्शन में विनिमय का माध्यम है, खाते की इकाई है, मूल्य का संचय है, विलंबित भुगतान के लिए मानक है। उसके बाद मुद्रा की प्रॉपर्टीज ऑफ मनी, प्रॉपर्टीज ऑफ मनी में प्रतिस्थापित है, इसको मैं स्थायित्व है, बार बार उपयोग करने में ये सक्षम है, आसानी से ले जा सकता था, पोर्टेबिलिटी है। उसके बाद विभाज्यता है, इस छोटे मानकों में आप 1 लाख रुपए को आराम से 1-1 हज़ार में भी तोड़ सकते हैं। उसके बाद मूल्य की स्थिरता है, इसके मूल्य में भाई जैसे गाय है, अब गाय कोई किसान कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन अगर आप मुद्रा की बात करें तो जो एक बार स्टैंडर्ड सेट हो गया वो सेट हो जाता है। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या अभी तक फिलहाल में क्या क्या पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ लिया वस्तु विनिमय प्रणाली को थोड़ा सा समझ लिया, उसके बाद हमने मुद्रा को समझा, मुद्रा क्यों जरूरी है, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सीमाएं हैं उनके कारण। उसके बाद फिर मुद्रा के हमने टाइप्स पढ़ लिए, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, बैंक जमा, प्लास्टिक मुद्रा, डिजिटल मुद्रा। उसके बाद मुद्रा के हमने थोड़ा सा कार्य भी समझ लिए, विनिमय का माध्यम है, खाते की इकाई है, मूल्य का संचय है, विलंबित भुगतान के लिए मानक। उसके बाद मुद्रा के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मनी। तो अगर हम मुद्रा के गुण की बात, प्रतिस्थापन, तो इसका एक दूसरे के आप अदला बदली कर सकते हैं, स्थायित्व, एक ही मुद्रा का बार बार उपयोग कर सकते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं, मुद्रा काफ़ी समय में आप इसको मुद्रा इस स्थिरता को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, अब मुद्रा के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ मनी, तो फुल बॉडी कॉइन मनी एक पूर्ण मुद्रा, जैसा कि मतलब इसको कहा जाता है कि जैसा मान लीजिए सोने का सिक्का है, अब सोने का जो सिक्का होगा वो उसमें मान लीजिए मैंने 10 रुपये लिख रहे हैं, 10 लिख दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि 10 रुपये में जाएगा, उस सोने की जो उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू है, आंतरिक जो मूल्य है, अगर वो सोना मान लीजिए 1 तोला का है और 1 तोला जाता है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए ही की जो कीमत होती है, तो इसके बोलते पूर्ण मुद्रा, पूर्ण मूल मुद्रा, फुल बॉडी कॉइन, जो अक्सर चला करता था मुगल टाइम पे या मध्यकालीन भारत में। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी क्या होता है कि जितना उसमें हम लिख देंगे कि वो इसकी कीमत हो जाती है, उसका इंटरेस्टिंग वैल्यू कुछ नहीं होता। जैसा कि मान लीजिए एक नोट है, ठीक है, अब इस नोट में भले वो कागज का नोट है, लेकिन अगर उसमें हमने 1,000 रुपये लिख दिया तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1,000। वास्तव में उसकी आंतरिक अगर उस नोट को बेचे कागज के रूप में तो क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त है तो इसलिए 1,000 रुपये उसकी वैल्यू। तो इसको कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। आज जो हम मुद्रा इस्तेमाल करते हैं बेसिकली टोकन मनी ही है, एक तरह का सांकेतिक मुद्रा ही है। हम पूर्ण मुद्रा वाली नहीं यूज करते, नहीं तो चोरी और मर्डर के भी और ज़्यादा चांसेस बढ़े। अगर कोई सिक्के सोने के ले लेके चलेगा जिसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू उतनी ही होती है जितनी उसमें दिया गया है, तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद इसको बोलते हैं टोकन मनी, जो आज हम मुद्रा यूज करते हैं टोकन मनी बेसिकली। उसके बाद प्रतिनिधि पूर्ण धन, रिप्रेजेंटेटिव फुल पॉइंट, ये एक तरह का होता है कि जो रिजर्व बैंक जितना जारी करता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, मेन दो चीज़ें देखिए, मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के लिए दो रूल बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है मुद्रा फिएट मनी होना चाहिए और दूसरी मुद्रा होनी चाहिए मुद्रा के दो, किसी की मुद्रा के चलन में है इसके लिए उसे दो स्टैंडर्ड को पूरा करना पड़ता है, ये हमेशा याद रखेंगे आप। पहला होता है फिएट मनी
और दूसरा होता है लीगल टेंडर। आज जो मान लीजिए 100 रुपये का नोट चल रहा है तो फिएट मनी भी है और लीगल टेंडर भी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ कम रहा तो ये नहीं होता। देखिए तो ये चालू नहीं हो पाएगा। देखिए फिएट मनी का मतलब क्या होता है कि उस मुद्रा को कोई केंद्रीय बैंक, कोई भी केंद्रीय बैंक, चाहे भारत की केंद्रीय बैंक हो, पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक हो, अमेरिका की केंद्रीय बैंक हो, के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। नंबर 1, ठीक है। केंद्रीय बैंक या राजा, पहले राजा महाराजा का समय था इसलिए कहेंगे राजा भी लिख देते हैं, बेसिकली केंद्रीय बैंक से, ये सरकारी सरकार या केंद्रीय बैंक, किसी देश की सरकार या रिजर्व बैंक के द्वारा या वहाँ की केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाए मुद्रा होना चाहिए, उसे फिएट मुद्रा कहते हैं। पहली बात, फिएट मुद्रा क्या होती है? जो किसी देश की सरकार या वहाँ की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है तो इसे फिएट मुद्रा कहते हैं। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब होता है कि सरकार एक अथॉरिटी प्रोवाइड करती है उस रुपए को कि ये जो रुपया है इसको लेनदार, अगर मान लीजिए मुझे कोई रुपया दे रहा है तो मैं उस रुपए को, मान लीजिए मैंने किसी को सामान दिया और 100 रुपये का, अब वो मुझे 100 रुपये दे रहा तो मैं इस 100 रुपये को लेने से मना नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये लीगल टेंडर होता है। क्या लीगल टेंडर में क्या होता है? लीगल टेंडर में होता है कि लेनदार कभी से मना नहीं कर सकता है, उसको ये रुपया लेना ही पड़ेगा। ये नहीं कह सकता नहीं ये नकली है या मैं इसे नहीं लूँगा। ये लीगल का मतलब होता है वैधानिक। वैधानिक का मतलब होता है जो सर्वमान्य प्राप्त होता है। इस तरीके से कोई भी मुद्रा अगर देश की चलन में है तो वो दो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। पहला वो फिएट मनी होगी और साथ में दूसरा लीगल टेंडर होगी। दो चीज़ें, ठीक है। 8 नवंबर 2016 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 और 1000 के नोट को बंद किया था ना, विमुद्रीकरण कर दिया था, बहुत लोग जो लोग अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया, नोट खत्म कर दिया, लेकिन हकीकत क्या था? प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर 2016 को कहा था, मेरे देश के प्यारे भाइयों बहनों, आज की रात 12 बजे से 500 और 1000 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्या कहा था उन्होंने? लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये फिएट मनी तो है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। जब लीगल टेंडर नहीं होगा, और मैंने क्या कहा था, कोई मुद्रा चलन में तभी होती है जब दोनों कंडीशन को फुलफिल करे, तो उन्होंने ये वाला कट कर दिया, लीगल टेंडर नहीं रहेगा। अब इसको क्या है, तो अगर मान लीजिए 500 और 1000 का नोट अगर आप मुझे कोई दे रहा है तो अब मैं उस लीगल टेंडर है नहीं तो उसे स्वीकार नहीं कर सकता मैं उसे, तो कोई लेगा ही नहीं 500 और आप, तो क्या हो, आपका नोट बेकार ही हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप जाओ उसे बैंक में जमा कर दो, वापस कर दो उसे। तो इस तरीके से यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल फिएट मनी प्लस लीगल टेंडर। अब मान लीजिए कोई चाइनीज मुद्रा है, ठीक है तो फिएट मनी। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी मनी जो चाहे तो वहाँ के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई हो तो फिएट मनी होती है। अब वो फिएट मनी आप लाइए भारत और जाके किसी को दीजिए तो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि भारत में वो लीगल टेंडर नहीं है, बिकॉज दैट वाज ना लीगल टेंडर इन इंडिया, इट इज लीगल टेंडर इन चाइना। या कोई अगर यूएस डॉलर तो लीगल टेंडर इन यूएस, वो अलग बात है कि उसको कन्वर्ट करा लिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन तो इस तरीके से ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मुद्रा के बारे में। मुद्रा फिएट मनी प्लस लीगल टेंडर हो गया तभी वो चलन में रहेगी। फिर हाँ, तो सबसे एक होता है ना, एक चेक और क्रेडिट कार्ड को लीगल टेंडर माना जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बात कई बार गलती हो जाती है कि चेक और लीगल टेंडर, चेक और क्रेडिट कार्ड लीगल टेंडर नहीं, चेक और क्रेडिट कार्ड को लीगल टेंडर देश में नहीं माना जाता है बैंक की तरफ से। तो इस तरीके से मेन जो 3-4 बातें थी, ये बहुत ज़रूरी लीगल टेंडर के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिर एक ग्रेसिम का नियम ने क्या कहा था कि जो खराब मुद्रा होती है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती। सही बात है, कई बार होता है कि मान लीजिए कोई नकली मुद्रा है वो आ गई तो उसने क्या किया, अच्छी मुद्रा को उतना ही नुकसान पहुंचा दिया। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हम लोग जो मेन चीज़ पढ़ रहे हैं वो मनी सप्लाई पढ़ना चाहिए। मनी सप्लाई, देखिए मनी सप्लाई तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि पैसे के लेन देन लगातार चलते रहना, एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसे ट्रांसफर। एक माना जाता है कि एक नोट जो है एक दिन में 50 हाथों में जाती, ये एक तरह का मनी सप्लाई। लेकिन ये बहुत सतही ज्ञान है, हम इसके और इसी गहराई से अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मुद्रा की वेलोसिटी का मतलब समझना चाहिए कि मुद्रा किस हिसाब से जाती है। जैसा कि मान लीजिए कि एक नोट है, ठीक है, वो मेरे पास आई 100 रुपये में, तो इसका मतलब फिर उस नोट से मैंने दूसरे से कुछ सामान खरीद लिया, फिर तीसरे से कुछ सामान ने उसको खरीद लिया, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो
टोटल जो मूल्य था उसमें हम जो जितने बार वो ट्रांसफ़र किया उससे डिवाइड कर देंगे। तो मान लीजिए 100 रुपये की नोट थी, अब 100 मेरे पास आई, फिर मैंने उसको किसी और को दे दिया, 100 किसी और को दे दिया, तो एक साल में वो कितने जगह घूमती है बटे टोटल से डिवाइड करते तो वो उसका मूल्य हो जाता है, निकल जाता है। ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो मनी सप्लाई में मुद्रा आपूर्ति में नगद, सिक्के और चालू और बचत खातों में रखी गई शेष राशि और अन्य निकट धन विकल्प शामिल होते हैं। मतलब जो भी विकट राशि रखी जाती है वो ये हो गया। अब कई चीज़ें में बहुत पूछा जाता है कि M0, M1, M2, M3 एंड M4 रिजर्व मनी मौद्रिक समुच्चय के बारे में इनको हमें बहुत जानकारी होनी चाहिए कि M0 क्या होता है। M1 ये पेपर में आता भी है, कई बार M1 दे देता है, M1 में क्या क्या शामिल होता है, M0 में क्या शामिल होता है, M2 में क्या शामिल होता है, M3 में M4 में क्या शामिल होता है। तो जब हम M0 की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं रिजर्व मनी। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो पैसा रखा हुआ है इनको डाटा होना चाहिए इसमें क्या क्या होता है। पहले M0 में भारतीय रिजर्व बैंक के पास, बैंकों के पास जमा राशि, RBI के पास अन्य जमा प्लस प्रचलन में मुद्रा, तीन चीजें इसमें होती है। पहला क्या होता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशि, RBI के पास अन्य जमा, प्रचलन में मुद्रा, तीन होता है इसमें। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशि, RBI के पास अन्य जमा प्लस प्रचलन में मुद्रा, तीन होता है इसमें। जी बिल्कुल करेक्ट, याद होना चाहिए। रिजर्व मनी का दूसरा हार्ड पावर मनी और मौद्रिक आधार भी RBI की कुल लेनदारी होती है। मुद्रा प्रचलन में नोट और सिक्के शामिल होते हैं। मतलब ये जितना भी RBI के पास जमा है बस वो सारा रिजर्व ROMO या रिजर्व मनी के रूप में कहा जाता है। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। सरकार को RBI की शुद्ध क्रेडिट प्लस बैंकों की RBI का दावा प्लस, थोड़ा कठिन लैंग्वेज में है ये, वाणिज्य में RBI का क्रेडिट प्लस RBI की शुद्ध विदेशी संपत्ति, जनता के लिए सरकार की मुद्रा ध्यान राशि, RBI की शुद्ध गैर मौद्रिक देनदारियां, करेंसी नोट प्लस कॉइन प्लस बैंक रिजर्व। इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो जितना भी करेंसी नोट है, कॉइन है, बैंक रिजर्व, ये होता है M0 में आता है। अब M1 की बात करते हैं। M1 को बोलते हैं संकीर्ण धन, जनता के पास मुद्रा, जनता की जमा राशि, बैंकों संगठनों के पास जमा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास जमा। इसमें क्या होता है, M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट, DD याद रखते, DD। M0 में तो करेंसी नोट हो गया, सिक्के हो गए, रिजर्व बैंक के पास जमा हो गया। और M1 में क्या होता है, M0 प्लस DD डिमांड डिपॉजिट, इतना ही अंतर रहता है इसमें। थोड़ा सा M0 एक एक करके समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उससे M2 की जब बात करेंगे तो M1 प्लस डाकघर। तो M1 में हमने पहले कहा M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट, M0 क्या था, वो करेंसी नोट प्लस कॉइन प्लस बैंक डिपॉजिट। इसको बहुत अच्छे समझा के आगे बढ़ूंगा। M3 में क्या, M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली की सावधि जमा। M1 के बारे में हम सारा M1 प्लस के बारे में समझ लें। और उसके बाद इम्पोर्ट डाकघर बचत बैंकों के पास पूरी जमा राशि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर, प्लस M3। तो देखिए M2 और M4 में डाकघर के नाम आता है। आप जब आप ऐसे भले आपको याद ना हो, जब M1 M2 M3 पेपर में देगा तो अगर M2 और M3 में डाकघर देता है तो क्लिक करेंगे। अगर M1 M3 में डाकघर वाला शब्द दे देता है तो आप उस विकल्प को कट कर देंगे। कई बार प्रश्न आया भी है। फिर से समझते हैं, 5 मुद्राएं हमको समझनी। M0 याद होना चाहिए, बहुत आता है ये। M0, M1, M2, M3, M4, 5। M0 की जब बात करेंगे तो M0 में रिजर्व मनी, जितना रिजर्व बैंक के पास जमा होता है, जितना करेंसी चलन में है, जितने कॉइन है, जितने नोट हैं, ये सारे M0 का हिस्सा होते हैं, ये याद रखना है। जब M1 की बात करेंगे तो हम M1 को बोलते हैं संकीर्ण धन। तो इसमें डिमांड डिपॉजिट जो होता है, मांग जमा को और ऐड कर देते हैं बस। M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट। M0 में तो पहले आपको बता दिया तो डिमांड डिपॉजिट। M2 की जब बात करते हैं तो डाकघर बचत बैंकों के पास बचत जमा प्लस M1।
तो M2 की जब बात करेंगे तो उसमें डाकघर वाला फैक्टर आ जाएगा प्लस M1 आएगा। M3 की जब बात करेंगे तो बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमा प्लस M1। याद रखना, इसको थोड़ा सा रट भी लेना है, समझने के साथ कोई चीज़ें रट भी ली जाती। उसके बाद इम्पोर्ट डाकघर बचत वाला आ जाएगा प्लस साथ में M3। तो M0 हो गया, M1 हो गया, M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट M2 हो गया, M1 प्लस डाकघर बचत वाला M3 हो गया, M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली में सावधि जमा, और M4 हो गया डाकघर बचत बैंकों के पास पूरी जमा राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर प्लस M3। इस तरीके से M0, M1, M2, M3 पूरा याद रहना चाहिए। और ये ध्यान रखना M2 और M4 में डाकघर वाला भी यहीं पर कंफ्यूज करेगा। M3 की जगह दे देगा डाकघर बचत वाला, तो आप अगर आपको याद है तो आप देखिए, सब कुछ याद नहीं कर सकता, तो इस तरीके से आप समझ लेंगे। M0, M1, M2, M3 और M4 ये 5 मुद्राएं याद होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी क्या होती है, तरलता क्या होती है। देखिए, तरलता को आप समझे सरलता से। कैसे? जैसा कि मान लीजिए कोई मुद्रा है जिसको हम जितनी जल्दी ही उसको अपने आसानी से उससे हम धन प्राप्त कर सकें। जैसा मानिए, अगर मान लीजिए हमारे बैंक के खाते में पैसे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत जाएंगे ATM से पैसा निकाला और उस पैसे का इस्तेमाल अपने काम के लिए कर लिया। अब इसके विपरीत सोचिए, मान लीजिए हमारे पास कोई बिल्डिंग है, अब हम उस बिल्डिंग को बेचेंगे, फिर उससे पैसा मिलेगा, तो तरलता किसकी ज़्यादा हुई, किसको आप सरलता से प्राप्त कर पाए, पहले वाले मनी को। तो इस तरीके से तरलता जो है वो ये बताती है कि कोई मुद्रा हमें हमारे उपयोग में कितना आसानी से आ जाती है, कि कितना जल्दी से हम उसे खरीदा या बेचा जा सकता है, मतलब उसका कितना जल्दी हम उसको मुद्रा के रूप में, कोई भी संपत्ति को हम कितना जल्दी उसको मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो वही उसकी तरलता कहलाती है। मान लीजिए किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठंड के महीने में तो ठंड के कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो एक तरीके से उसकी तरलता गर्म कपड़ों की बचत ज़्यादा है। गर्म कपड़े जो मतलब जो ठंड में पहने जाने वाले जो कपड़े हैं, उनको आप ठंड के महीने में बेचेंगे तो तुरंत आपको खरीद लेगा, नहीं तो नहीं खरीद। तो बेसिकली तरलता हमेशा ये डिमांड पे निर्भर करती है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसकी तरलता भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर किसी की डिमांड बहुत कम है तो उसकी तरलता भी कम होगी। तो इस तरीके से तरलता होती है कि किसी भी वस्तु को हम कितना जल्दी उसको मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर पाने की जो क्षमता है, यही उसकी तरलता कहलाती है। ठीक, एक शब्द होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है मुद्रा गुणक, कि मुद्रा का कितना से अधिक हम लगातार इस्तेमाल करेंगे, तो जितना हम मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे वही मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा। बेसिकली इसको 30 याद रखना है, इसमें M3/M0, बस इतना याद रखना, 30 M3/M0। कई बार दे देता मुद्रा गुणक, एक बार शायद आया भी है ये प्रश्न कि मुद्रा गुणक से क्या समझते हैं, तो जनता के जितना अधिक से अधिक वस्तु मुद्रा का उपयोग करेगी वो मुद्रा गुणक हो जाएगा। इसको 1/R भी लिख सकते हैं, जहाँ आवश्यक आरक्षित अनुपात या नगद आरक्षित अनुपात। फिर बैंक डिपॉजिट, बैंक जमा। बैंक जमा का मतलब होता है कि भविष्य में उपयोग के लिए बैंकिंग संस्थाओं में जो धन हमने रखा है वो, तो बैंकिंग डिपॉजिट होता है। बैंक जमा करता कि बैंक के स्वामित्व वाली देयताओं को संदर्भित करता है। बैंक जमा मांग डिपॉजिट होता है और साथ में सावधि जमा टर्म डिपॉजिट होता है। मांग जमा में क्या होता है, चालू खाता मांग जमा और बचत खाता मांग जमा, और टर्म डिपॉजिट होता है सावधि जमा। ये तो बस वही है कि कितने समय के लिए हमने जमा कर दिया, जैसा फिक्स डिपॉजिट होता है, इससे बस इतना, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक होता है, देखिए अर्थव्यवस्था में बहुत जरूरी है कि आप शब्दों के अर्थ को समझें। जैसे मैंने आपका डिमांड डिपॉजिट कहा, समझ जाए। तरलता जाल, एक शब्द होता है तरलता जाल। देखिए, कई बार सीधा इकोनॉमिक्स के पेपर में या इकोनॉमिक्स में आपको डायरेक्ट लाइन दी जाएगी कि मुद्रा गुणक का प्रभाव क्या है, मुद्रा गुणक, तो इस तरीके से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। M0 में क्या आता है, M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, M3 में क्या आता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, तरलता जाल का मतलब क्या होता है, कई बार कहो आपको पूरी तरलता जाल क्या होता है, बहुत लोग नहीं कन्फ्यूज होंगे। तो तरलता जाल का मतलब होता है कि जैसा कि कई बार सरकारें क्या कहती हैं कि अधिक से अधिक लोगों को लोन दो, ठीक है, ऋण दो, ताकि इस ऋण का उपयोग ये कर सकें
निवेश करने के लिए, कोई उद्योग में, कोई कहीं पर उद्योग करे, ये सरकार कहती है। अक्सर आप सुनते हो कि कम जो दर पर हम आपको लोन दे रहे हैं, तो तरलता ज़्यादा होती है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो लोन देने की दर होती है, जो इतनी कम हो जाती है कि ज़ीरो की टेंड करने लगती है कि लो आओ पैसा ले जाओ, आओ पैसा ले जाओ और इसको निवेश करो। ये तो हो गया एक पहलू। इसका दूसरा पहलू क्या होता है कि जब आप बैंक है, अब बैंक मान लीजिए मैं बैंक हूँ, अब मैं क्या करूँ, खूब पैसे दे रहा हूँ, ले जाओ ले जाओ लोन, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आप जाके निवेश करो। अब क्या होगा, मेरे पास पैसा आना बंद हो जाएगा। क्यों? जब मैं 0% पर लोन दे रहा हूँ तो लोन लूंगा कितने पर? लगभग 0% पे जब मैं खुद लोन दे रहा हूँ तो मैं लोन लूँ भाई, मैं मेरे पास कोई जमा क्यों करेगा भाई? अगर मैं 0% दे रहा हूँ तो इसका बैंक इतना तो नहीं उदार है कि आप जाएं और आपको दे रहे 0% पर और दूसरे को दे ले रही है 10% पर। ऐसा तो होता नहीं है। बैंक हमेशा क्या काम करती है? बैंक का तो मेन एक ही काम है, आपसे अधिक पैसा कम से कम लोन पे लेगी। मान लीजिए आपने पैसा जमा किया तो आपको 3% ब्याज देगी, और बैंक से कोई पैसा लेगा तो उसको 15% ब्याज। यही जो 12% कहोगे, यही पूरा बैंक का लाभ होता है। बैंक इस तरीके से काम करती है। अब उसका उल्टा हो जाए, ले तो रहा है वो 0% पे दे रहा है और लेने की जगह वो 3% पे लेने लगे, तो क्या बैंक अपने घर से थोड़ी नहीं देगा? तो ये चीज़ तरलता जाल, ये तो जाल है, ये तो ट्रैप है एक तरीके का। इससे क्या होगा, निवेश भी घट जाएगा। जब आपके पास पैसा आएगा नहीं तो आप क्या करेंगे? बैंक दे नहीं पाएगी, जब दे नहीं पाएगी तो निवेश भी घटेगा। तो तरलता जाल को बहुत क्लियरिटी समझना है। तरलता जाल में क्या होता है, बैंक ऋण इतना कम हो जाता है, बैंक ब्याज इतना कम हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपना पैसा बैंक में रखना ही नहीं चाहता। इसी तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। तो ये हो गया, हमने इसमें आपको मेन पॉइंट सारा। एक होता है शब्द क्रिप्टो करेंसी होता है। तो क्रिप्टो करेंसी अक्सर आप जो डिजिटल कॉइन है कि ये इसका उपयोग अधिक से अधिक किया जाए। बिटकॉइन हो गया, डिजी कॉइन हो गया, इसका विकेंद्रीकृत नेटवर्क के रूप में किया जाता है। तो थोड़ा जानते रहिए, क्रिप्टो करेंसी भारत में भी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके कैसे प्राप्त किया जाए? खनन होता है, भुगतान होता है, खरीदना होता है, परचेजिंग, उसके बाद पेमेंट, माइनिंग। तो इस तरीके से हम बहुत सारे कंप्यूटर को लगा करके क्रिप्टो करेंसी को प्राप्त किया जाता है, जो कि अभी चलन में भी नहीं है और इतना महत्वपूर्ण भी ये नहीं है। एक होती है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का मतलब होता है बहुत सारे एक ही प्रौद्योगिकी से हम बहुत सारे सिस्टम को जोड़ते हैं। जैसे यूपीआई क्या होता है, इससे बहुत सारे लोगों का खाते इस तरह लिंक्ड होते हैं। तो इस तरीके से एक लेन देन के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल शीट की कल्पना करें। आप इसमें बही खाता संदर्भित कर सकते हैं कि आपका फाइल आपके सैकड़ों मित्रों, हाँ, आपकी फाइल आपके सैकड़ों मित्रों के कंप्यूटर सिस्टम में कॉपी की गई, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक नेटवर्क स्थापित करें। कि बहुत लोग मिलकर के एक नेटवर्क को स्थापित कर लेते हैं, तो इसे ब्लॉकचेन पर इस जो स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है उसे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कहते हैं। एक शब्द बिटकॉइन आया था। बिटकॉइन थोड़ा जानते रहे। सतोशी नाकामोटो थे जिन्होंने बिटकॉइन की शुरुआत की, जापान के थे ये। 100 मिलियन सतोशी, तो ये बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ देश है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को चलाया। अगर आप भारत के सामने थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी को समझें, देखिए भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी की मान्यता नहीं दी गई। बेसिकली इसका प्रयोग के लिए थोड़ा सा सरकार ने कुछ प्रयास किए, लेकिन अभी भी मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसमें स्थिरता है, जोखिम है, डिजिटल प्रौद्योगिकी अन्य। हाँ, इसके कुछ लाभ जरूर है कि अगर इसका प्रयोग किया जाए तो लेन देन में हमको डिजिटलाइजेशन होगा, कम लेन देन का खर्चा आएगा, पारदर्शिता आएगी, विकेंद्रीकरण आएगा। लेकिन अभी भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण उतना नहीं है, ना इतना कभी पेपर में आया भी है। इससे नुकसान बहुत है कि आपका पैसा इधर उधर हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज है, स्थिरता है, वोलेटिलिटी, प्रौद्योगिकी लागत भी बढ़ सकती है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में आपको सबसे पहले बताया कि बार्टर सिस्टम बताया, वो सारी चीज़ें क्लियर करी। फिर मुद्रा के बारे में हमने आपको क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसमें मुद्रा के प्रकार बताया, मुद्रा के कार बताए हमने, मुद्रा के बारे में लेकर ग्रेसम का नियम बताया। उसके बाद फिर मुद्रा आपूर्ति के बारे में बताई। फिर M0, M1, M2, M3, M4 के बारे में तो मैंने काफ़ी डिटेल में ही आपको बताया, जो कि याद होना चाहिए। उसके बाद फिर बैंक जमा के बारे में थोड़ा सा बताया कौन कौन से होते हैं।
मांग जमा, सावधि जमा, तरलता लिक्विडिटी के बारे में अच्छे से। तरलता लिक्विडिटी की परिभाषा सकती बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, तरलता जाल क्या होता है, ये पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में बताया, भारत और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया आपको। फिर क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या हैं, थोड़ा बहुत लाभ हमने आपको बताया, साथ में नुकसान के बारे में भी चर्चा कर लीजिए। महत्वपूर्ण चैप्टर था। इस वीडियो के बाद आपको हम जब बैंकिंग पढ़ाएंगे अगले वीडियो में तो और अधिक महत्वपूर्ण होगा। अब तो और अच्छी इकोनॉमी, अब तो हम इसके लिए इकोनॉमी की गहराई में धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे। थैंक यू।